नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ISSN भी कहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर प्रत्येक पत्रिकाओं को, अखबारों को, मैगजीन को और अन्य धारावाहिक प्रकाशनों को प्रदान किया जाता है ताकि इन सभी को एक विशेष पहचान प्रदान कर सके। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था ISBN के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है वो प्रत्येक पुस्तक को प्रदान किया जाता है ताकि प्रत्येक पुस्तक को एक अलग विशिष्ट पहचान प्रदान की जा सके। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के बारे में। यह भी बिल्कुल सेम ISBN की तरह ही है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर की तरह ही है, बस वो प्रत्येक पुस्तक को प्रदान किया जाता था और ये प्रत्येक पत्रिकाओं को, अखबारों को, मैगजीन को और अन्य धारावाहिक प्रकाशनों को प्रदान किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम ISSN के बारे में, जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कहते हैं। ISSN 8 डिजिट का एक विशिष्ट कोड है जिसका उपयोग पत्रिकाओं में, अखबारों में, मैगजीन में और अन्य धारावाहिक प्रकाशनों में किया जाता है ताकि इन सभी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान कर सके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का प्रयोग हम प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम में नंबर प्रदान करने में किया जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक में भी कर सकता है नंबर प्रदान और प्रिंटेड फॉर्म में भी ये नंबर प्रदान कर सकता है। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है ये प्रिंटेड फॉर्म में भी प्रदान किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्रदान किया जा सकता है। ये एक ही नाम वाले दो अलग अलग पत्रिकाओं के बीच अंतर करने में मदद करता है। यानी कोई एक पत्रिका है वो एक ही नाम से प्रकाशित हो गई है तो उन दोनों को अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर प्रदान किया जाएगा, यानी ISSN प्रदान किया जाएगा अलग अलग, जिससे उन दोनों में अंतर किया जा सकता है। आगे है, ये 8 अंकों का कोड है जिसे 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है और इसे हाइपन द्वारा अलग किया गया है। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है वो 8 अंकों का एक कोड है जिसे 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है, जिसे हाइपन द्वारा अलग किया जाता है। यानी जो ISSN है उसे हम 4-4 के 2 समूह में बांटते हैं और ये 8 अंकों का एक कोड है और इन 4-4 समूह को हम हाइपन से अलग करते हैं या हाइपन से जोड़ते हैं। आगे इसका उपयोग कैटलॉगिंग, ऑर्डरिंग और लाइब्रेरी में पत्रिकाओं की सटीक पहचान के लिए किया जाता है। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है इसका उपयोग हम कैटलॉगिंग में भी कर सकते हैं और ऑर्डरिंग में भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी में पत्रिकाओं की सटीक पहचान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे है, ISBN हर प्रकाशन के लिए एक ही बार जारी किया जाता है। यहाँ पे आप ISSN भी कर लेना, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है वो भी हर प्रकाशन के लिए एक ही बार प्रदान किया जाता है और जो ISBN है वो भी प्रत्येक पुस्तक को एक ही बार प्रदान किया जाता है। तो आप इसे यहाँ पे करेक्शन कर लेना। आगे है, यदि कोई पत्रिका अपना शीर्षक बदलती है तो उसे एक नया ISSN लेना आवश्यक है। अगर कोई पत्रिका है जो पहले अलग नाम से प्रकाशित होती थी और अब नए नाम से प्रकाशित हो रही है तो उन दोनों को अलग अलग ISSN नंबर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो अलग अलग ISSN नंबर नहीं लगी तो उससे उनके बीच अंतर नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए जो प्रत्येक पत्रिका है अगर वो अलग नाम से प्रकाशित हो रही है तो उन्हें ISSN नंबर अलग लेना आवश्यक होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो ISSN है इसका जो पहली बार ड्राफ्ट किया गया था इसको वो 1971 में किया गया था। यानी इसको जो पहली बार ड्राफ्ट किया गया था वो 1971 में किया गया था ISSN को, और ISSN को पहली बार 1971 में ISO 3297 के नाम से प्रकाशित किया गया था। 1975 में
ISO 3297 के नाम से ISSN को प्रकाशित किया गया था पहली बार। और इसे ड्राफ्ट कब किया गया था? 1971 में ड्राफ्ट किया गया था ISSN को। आगे है ISO की सब कमेटी। ISO की एक सब कमेटी है TC46SC9। इसके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के रख रखाव यानी मेंटेनिंग के लिए जिम्मेदार हैं। जो ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक सब कमेटी है TC46SC9। ये ISSN के टेक्निकल स्टैंडर्ड के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISSN का रखरखाव और समन्वय पेरिस स्थित ISSN इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किए जाते हैं। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखरखाव और समन्वय पेरिस में स्थित ISSN इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया जाता है। आगे है जो ISSN है, इसका जो प्रिंटेड एडिशन आता है उसे हम P-ISSN करके लिखते हैं। इसका एक दूसरा और तरीका है जिसमें हम स्मॉल p फिर हाइपन नहीं लगाते, उसके आगे फिर बड़ा ISSN लिखते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का, इसे हम स्मॉल e फिर हाइपन फिर बड़ा I फिर S फिर SN ऐसे लिखते हैं। और इसका दूसरा तरीका है जिसमें हम स्मॉल e लिखते हैं, फिर उसके आगे हाइपन नहीं लगाते हैं, ई लिख के फिर ISSN लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं भारत में ISSN कौन प्रदान करता है। तो भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था नेशनल साइंस लाइब्रेरी, जिसे हम NSLB कहते हैं, ये निस्केर या निस्पेर के कैंपस न्यू दिल्ली में स्थित है। यानी जो भारत है इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर प्रदान करने वाली संस्था नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, जो कि निस्केर या निस्पेर के कैंपस में न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे है भारत में ISSN 1986 से प्रदान किया जा रहा है। यानी जो भारत है इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है वो 1986 से ही प्रदान किया जा रहा है। अब हम देखते हैं यूके में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर। और USA में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो ये है लाइब्रेरी ऑफ कैंपस के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ISSNL यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर लिंकिंग। ISO द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर लिंकिंग है, इसको ISO द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। और ये एक विशेष पहचान करता है जो कि एक ही धारावाहिक प्रकाशन के विभिन्न मीडिया संस्करणों जैसे प्रिंटेड, ऑनलाइन और CD-ROM को एक ही संख्या के अंतर्गत समूहित करता है। यानी कोई विशेष धारावाहिक प्रकाशन होता है वो अलग अलग संस्करणों में प्रकाशित होता है। जैसे वो प्रिंटेड एडिशन भी आ रहा है उसका ऑनलाइन एडिशन भी आ रहा है, वो CD-ROM में भी आ रहा है। तो उन सभी को एक ही संख्या के अंदर समूहित करता है, यानी उन सभी को एक ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का कोड फॉर्मेट। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है ये 8 डिजिट का कोड है, जिसे हाइपन से 4 के डिजिट के 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो ISSN है ये 8 डिजिट का कोड है, जिसे 1 2 3 और ये 4, ये 4 हो गए। फिर इन्हें हाइफन के द्वारा जोड़ते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। इधर 4 अंक हैं और इधर 4 अंक और इनके बीच में हाइफन हो गया। आगे देखते हैं जो इसका कोड होता है, इसके अंदर एक होता है चेक डिजिट। ये लास्ट डिजिट होता है। जो चेक डिजिट होता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का आखिरी डिजिट होता है और इसे हम 0 से लेकर 9 तक या फिर X से लिखते हैं।
या तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख सकते हैं, कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। या फिर इनमें से अगर हम कोई नहीं लिखते हैं तो हम इसकी जगह हम लिखेंगे x। अब इसका अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है उसका एक एग्जांपल है। जैसे इधर तो ये 4 डिजिट हो गए 0317, फिर बीच में हाइपन है और फिर आगे 4 डिजिट है 8471। और एक और इसका तरीका है, इधर 4 डिजिट हो गए वही 0317, फिर बीच में हाइपन है और फिर 847x। तो ये जो आखिरी डिजिट है ये चेक डिजिट होता है, जिसे हम 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं x। और हम जो चेक डिजिट है इसकी गणना हम करते हैं मॉड्यूलस 11 एल्गोरिदम के आधार पर की जाती हैं। यानी जो चेक डिजिट है इसकी गणना किसके आधार पर की जाती है? मॉड्यूलस 11 एल्गोरिदम। अब हम देखते हैं चेक डिजिट फाइंड करने की स्टेप्स। तो इसकी जो पहली स्टेप है वो है पहले 7 अंकों में से प्रत्येक को 8 से 2 के घटते क्रम वाले भारों से गुणा किया जाता है। यानी इसमें सबसे पहले हम जो इसके जो पहले 7 अंक हैं उनको हम 8 से लेकर 2 के घटते क्रम वाले भारों से हम गुणा करते हैं। तो इसकी दूसरी स्टेप है इन गुणनफलों को आपस में जोड़ा जाता है। यानी जो भी गुणनफल आता है उन सभी को हम जोड़ते हैं दूसरी स्टेप के अंदर। फिर इसकी जो तीसरी स्टेप है इसमें फिर इस योग को 11 से विभाजित करके शेषफल निकाला जाता है। यानी जो तीसरी स्टेप वो क्या कहती है कि जो गुणनफल आया उनको हमने जोड़ दिया दूसरी स्टेप के अंदर, तो फिर तीसरी स्टेप में जो योग आया उन सभी को हम 11 से विभाजित करके शेषफल निकालते हैं। और फिर जो इसकी चौथी स्टेप है वो है शेषफल को 11 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्या ही हमारी चेक डिजिट होती है। यानी जो हमारा शेषफल निकला उसको हम 11 से घटा देते हैं और जो फिर रिमेनिंग बचता है वही हमारा क्या होता है? चेक डिजिट। इसकी दो चीज़ें होती है इसमें। एक पहला तो कि अगर यदि शेषफल 0 है तो चेक डिजिट भी 0 होगा, और यदि घटाने पर शेषफल क्या आता है? 10 आता है, तो हमारा जो चेक डिजिट होगा वो क्या होगा? x। यानी अगर शेषफल अगर हमारा बचता है 0 तो चेक डिजिट क्या होगा? 0। और अगर हमारा शेषफल 10 आता है तो ये क्या होगा? x होगा। अब हम आगे देखते हैं CIEPS के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियल पब्लिकेशन। इसे हम वर्तमान में ISSN इंटरनेशनल सेंटर नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखरखाव और समन्वय कौन करता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इंटरनेशनल सेंटर यानी ISSN इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1974 के अंदर पेरिस में, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस के अंदर। और इसकी स्थापना के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था यूनेस्को और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ही CIEPS की स्थापना हुई थी। जो CIEPS है इसका एक उद्देश्य है कि ये विश्व भर में पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, मैगजीन और अन्य सतत संसाधनों की पहचान करता है और उनका वर्णन करता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखते हैं ISDS के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सीरियल्स डाटा सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। इसे अब किस नाम से जाना जाता है? इसे अब ISSN नेटवर्क नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ISDS है इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल सीरियल्स डाटा सिस्टम, और इसे अब वर्तमान नाम में किस नाम से जाना जाता है? ISSN नेटवर्क नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और 1993 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था
यानी पहले इसका नाम क्या क्या था, इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, ISSN नेटवर्क। और इसकी स्थापना यूनेस्को के यूनिसिस्ट कार्यक्रम के तहत की गई थी। जो ISDS है, इसकी स्थापना यूनेस्को और यूनिसिस्ट कार्यक्रम के तहत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं, अखबारों और अन्य धारावाहिक प्रकाशनों की एक व्यवस्थित रिकॉर्ड की रखना है। यानी जो ISDS है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं, अखबारों और अन्य धारावाहिक प्रकाशनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना है, इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं EN13 बारकोड के बारे में। ये ISSN आधारित 13 बारकोड पत्रिकाओं को स्कैन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 13 अंकों का एक विशिष्ट कोड है जो पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर, जर्नल्स की पहचान करता है। यानी जो EN13 बारकोड है, ये पत्रिकाओं को स्कैन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 13 अंकों का एक विशिष्ट कोड है जो पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर और जर्नल की पहचान करता है। आगे है, ये 8 अंकों के ISSN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को 13 अंकों के प्रारूप में बदलने का एक तरीका है। यानी जो EN13 बारकोड है, ये 8 अंकों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को 13 अंकों के प्रारूप में बदलता है। यानी जो पहले जो ISSN है, ये 8 अंकों का होता है, लेकिन ये इसको कितने अंकों में बदलता है, 13 अंकों के प्रारूप में बदलता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर में 13 बार कोड की संरचना के बारे में। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स नंबर्स को। इसमें बार कोड की शुरुआत में हमेशा 977 प्रयोग होगा, जो विशेष रूप से ISSN प्रकाशनों के लिए आरक्षित है। यानी जो प्रीफिक्स अंक है वो EN13 बारकोड की शुरुआत में लिखे जाते हैं, जो कि 977 अंक है। यानी सबसे पहले जो EN13 बारकोड है, इसमें सबसे पहले किसको लिखा जाता है, 977। ये ISSN प्रकाशनों के लिए आरक्षित किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी दूसरी स्टेप, ISSN के मुख्य अंक। यानी जो इसके 7 अंक हैं वो इसके मुख्य अंक होते हैं। इसके बाद ISSN के पहले 7 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें चेक डिजिट को नहीं लिखा जाता है। यानी सबसे पहले हम प्रीफिक्स नंबर्स को लिखते हैं 977, ये आरक्षित अंक होते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के जो 7 अंक होते हैं उनको हम इसमें लिखते हैं। इसमें चेक डिजिट को नहीं लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसकी सीक्वेंस वेरिएंट। अगले 2 अंक प्रकाशन के किसी विशेष संस्करण या बदलाव को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर 00 का प्रयोग करते हैं। ये 11वां और 12वां अंक होता है। यानी पहले हमारी स्टेप थी प्रीफिक्स अंक को लिखा हमने 977। फिर इसके बाद हमने जो इसके मुख्य 7 अंक थे उनको लिखा, यानी जो चेक डिजिट होता है उसको छोड़ के बाकी 7 अंक हमने लिख लिए। फिर अगले 2 अंक प्रकाशन के किसी विशेष संस्करण या बदलाव को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस पे आमतौर पर हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, 00 का प्रयोग करते हैं। ये 11वां और 12वां अंक होता है। इसके बाद आता है चेक डिजिट। जो EN13 बारकोड है, इसका अंतिम अंक कौन सा होता है, चेक डिजिट। अंतिम अंक 13वां अंक होता है। अंतिम अंक एक गणना किया गया चेक डिजिट होता है जो बारकोड की सटीकता सुनिश्चित करता है। यानी जो चेक डिजिट है वो बारकोड की क्या सुनिश्चित करता है, सटीकता सुनिश्चित करता है। अब हम आगे देखते हैं अतिरिक्त अंक के बारे में, यानी एड ऑन के बारे में। कई बार मुख्य बारकोड के साथ एक छोटा 2 अंकों वाला कोड भी जोड़ा जाता है जो पत्रिका के अंक नंबर को दर्शाता है। यानी जो EN13 बारकोड है, इसमें 13 अंक तो हमने लिख लिए, परंतु कई बार मुख्य बारकोड के साथ एक छोटा 2 अंकों का कोड भी जोड़ा जाता है
जो पत्रिकाओं के अंक को दर्शाता है। अब हम देखते हैं रोड के बारे में, जिसका पूरा नाम है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस स्कॉलरी रिसोर्सेज। रोड की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2013 के अंदर और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर और यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है और ये सेवा यूनेस्को के संचार और सूचना क्षेत्र के सहयोग से ISSN के इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रदान की जाती हैं। यानी जो रोड सेवा है ये यूनेस्को के संचार और सूचना क्षेत्र के सहयोग से ISSN के इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा प्रदान की जाती हैं और ये दुनिया भर के ओपन एक्सेस पत्रिकाओं, रिपोजिटरीज और शोध संसाधनों की एक विश्वसनीय सूची प्रदान करता है। यानी जो रोड है ये दुनिया भर के ओपन एक्सेस पत्रिकाओं के रिपोजिटरीज और शोध संसाधनों की एक विश्वसनीय सूची प्रदान करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ISSN है यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है ये किसे किसे प्रदान किया जाता है। ये जर्नल्स को प्रदान किया जाता है, ये मैगजीन्स को प्रदान किया जाता है, ये वेबसाइट्स को प्रदान किया जाता है, ये न्यूज़पेपर्स को प्रदान किया जाता है, ये एनुअल पब्लिकेशंस को प्रदान किया जाता है और ये ब्लॉग्स को भी प्रदान किया जाता है। यानी जर्नल्स हो गए, मैगजीन हो गए, वेबसाइट्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, एनुअल पब्लिकेशन हो गए और ब्लॉग्स को प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, यदि किसी प्रकाशन में ISSN और ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर दोनों है तो दोनों को मुद्रित किया जाता है। यानी किसी प्रकाशन के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर भी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर भी है, ये वो दोनों प्रकार का प्रकाशन है, तो वह उस स्थिति में हम ISSN को और ISBN दोनों को मुद्रित करते हैं, यानी दोनों को लिखते हैं। आगे ISO 3297 ISO का लेटेस्ट 7वां एडिशन है जो जून 2022 में आया था। यानी जो ISO 3297 है इसका जो लेटेस्ट एडिशन 7वां एडिशन है वो जून 2022 के अंदर आया था। तो यहाँ तक हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के बारे में। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि जो ISSN है, ISSN इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये 8 डिजिट का एक विशिष्ट कोड है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, पत्रिकाओं, अखबारों और मैगजीन और अन्य धारावाहिक प्रकाशनों की एक विशिष्ट पहचान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है ये हम प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम में हम प्रदान कर सकते हैं। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड दोनों माध्यम में हम नंबर प्रदान कर सकते हैं। आगे ये एक ही नाम वाली 2 अलग अलग पत्रिकाओं को बीच में अंतर करने में मदद करता है। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है वो एक ही नाम की 2 पत्रिकाओं के बीच में अंतर करने में हमें मदद करता है। फिर हमने देखा कि ये 8 अंकों का कोड है जो 4 के 2 समूहों में बटा हुआ है जिसे हम हाइपन द्वारा अलग करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, कैटलॉगिंग में करते हैं, ऑर्डरिंग में करते हैं, लाइब्रेरी में पत्रिकाओं की सटीक पहचान के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जो ISSN है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है और ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसका हर प्रकाशन के लिए एक ही बार जारी किया जाता है। ये दोनों एक ही बार जारी किए जाते हैं, यानी एक ही बार प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कोई पत्रिका अपना शीर्षक बदलती है तो उसे एक नया ISSN लेना आवश्यक है। इसके बाद हमने देखा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो 1971 में किया गया था और इसे पहली बार 1975 में ISO 3297 के नाम से प्रकाशित किया गया था। इसका ड्राफ्ट तो 1971 में और इसे प्रकाशित कब किया गया था, 1975 में ISO 3297 के नाम से प्रकाशित किया गया था। फिर हमने देखा कि जो ISO है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक सब कमेटी है TC 46 SC 9। ये
ISSN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स के रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बारे में देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का रख रखाव कौन करता है, तो वो करता है पेरिस के अंदर स्थित है एक ISSN इंटरनेशनल सेंटर। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख रखाव और समन्वय करती है। इसके बाद हमने देखा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है, इसको हम प्रिंटेड एडिशन है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं PISSN, और एक दूसरे तरीके से लिखते हैं जो कि है स्मॉल PISSN। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को भी इसी तरह से लिखते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो भारत है इसके अंदर हम ISSN कौन प्रदान करता है, तो इसके अंदर भारत के अंदर ISSN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी गलती होगी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी द्वारा ये प्रदान किया जाता है, और ये निस्केर या निस्पर के कैंपस में न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद हमने देखा कि भारत में ISSN कब से प्रदान किया जा रहा है, तो ये 1986 से प्रदान किया जा रहा है, 1986 से प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद हमने देखा कि जो यूनाइटेड किंगडम है यानी लंदन है, इसके अंदर ISSN कौन प्रदान करता है, तो इसके अंदर ISSN प्रदान करता है ब्रिटिश लाइब्रेरी। और USA है, इसके अंदर ISSN कौन प्रदान करता है, तो इसके अंदर ISSN प्रदान करने वाला सेंटर कौन सा है, तो वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर लिंकिंग के बारे में। ये ISO द्वारा 2007 में शुरू किया गया था, और ये एक विशेष पहचान करता है जो एक ही धारावाहिक प्रकाशन के विभिन्न मीडिया संस्करणों की एक संख्या के अंतर्गत समूहित करता है। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर लिंकिंग है, ये 2007 के अंदर शुरू किया गया था, और ये एक विशेष पहचान करता है जो एक ही तरह के धारावाहिक प्रकाशनों के विभिन्न मीडिया संस्करणों को, यानी जो कोई एक प्रकाशन है वो प्रिंटेड एडिशन में भी आ रहा है और ऑनलाइन एडिशन में भी आ रहा है और CD-ROM के अंदर भी आ रहा है, तो ये उन सभी को एक ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर प्रदान करता है। इसके बाद हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के कोड फॉर्मेट के बारे में देखा। इसमें ये 8 डिजिट का कोड होता है जिसे हाइफन से 4 के डिजिट के 2 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद हमने चेक डिजिट के बारे में देखा। ये चेक डिजिट होता है, ये लास्ट डिजिट होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का लास्ट डिजिट होता है, और इसे हम 0 से लेकर 9 तक और X के रूप में लिखते हैं। इसके बाद हमने इसका एग्जांपल देखे थे, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। इसके आखिरी में जो X है ये चेक डिजिट है, और यहाँ पे जो ये 1 है ये भी चेक डिजिट है। इसकी 9 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिख सकते हैं, वो सारे हमारे चेक डिजिट होंगे। जो चेक डिजिट है इसकी गणना हम मॉड्यूलस 11 एल्गोरिथम के आधार पर करते हैं। इसके बाद हमने चेक डिजिट फाइंड करने की स्टेप्स देखी थी। इसमें हम जो पहले 7 अंक होते हैं उनमें से प्रत्येक को 8 से लेकर 2 तक के घटते क्रम में के भार होते हैं उनसे गुणा करते हैं, और फिर जो वो गुणनफल आता है उसको आपस में जोड़ते हैं। फिर जोड़ने के बाद उन सभी के योग को हम 11 से विभाजित करते हैं, और जो फिर शेषफल आता है उसे हम 11 से घटाते हैं। अगर 11 से घटाने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो चेक डिजिट क्या होगा, हमारा 0 होगा चेक डिजिट। अगर शेषफल घटाने पर 10 आता है तो जो हमारा चेक डिजिट होगा वो क्या होगा, X। हमने देखा CIEPS के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियल पब्लिकेशन। इसे ISSN इंटरनेशनल सेंटर नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ISSN इंटरनेशनल सेंटर है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISSN का रखरखाव और समन्वय करता है, और ये कहाँ पर स्थित है, पेरिस के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1974 के अंदर पेरिस के अंदर, और इनकी एग्रीमेंट हुआ था, इसकी स्थापना को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था यूनेस्को और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच में। और जो CIEPS है ये
इसका उद्देश्य विश्व भर में पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, मैगजीन और अन्य सतत संसाधनों की पहचान करना और उनका वर्णन करना है। इसके बाद हमने देखा ISDS के बारे में, यानी इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम के बारे में। इसे अब ISSN नेटवर्क नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी और इसे किस नाम से जाना जाता है? ISSN नेटवर्क नाम से जाना जाता है। इसका जो नाम परिवर्तन हुआ था वो 1993 के अंदर हुआ था और इसकी स्थापना यूनेस्को के यूनिसिस्ट कार्यक्रम के तहत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? ये दुनिया भर में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं, अखबारों और अन्य धारावाहिक प्रकाशनों की एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना है। यानी जितने भी दुनिया भर में पत्रिकाएं हो गई, अखबार हो गए और अन्य धारावाहिक प्रकाशन हो गए, उन सभी का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना इसका उद्देश्य है। इसके बाद हमने देखा यूरोपियन EAN 13 बारकोड के बारे में। ये ISSN आधारित EAN 13 बारकोड पत्रिकाओं को स्कैन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 13 अंकों का विशिष्ट कोड है जो पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर और जर्नल की पहचान करता है और ये 8 अंकों का ISBN को 13 अंकों के प्रारूप में बदलने का एक तरीका है। इसके बाद हमने EAN 13 बारकोड की संरचना के बारे में देखा। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स नंबर्स को। इसमें जो EAN 13 बारकोड है इसकी शुरुआत में हम 3 अंकों को लिखते हैं जो कि 977 होता है। इन्हें हम प्रीफिक्स नंबर भी कहते हैं और ये इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के प्रकाशन के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद इसके ISSN के मुख्य अंक लिखे जाते हैं जो इसके 7 अंक होते हैं। पहले 7 अंक उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें हम जो चेक डिजिट होता है उसको नहीं लिखते हैं। फिर इसके बाद में आता है सीक्वेंस वेरिएंट। इसमें हम जो अगले 2 डिजिट होते हैं उनको विशेष संस्करण या बदलाव को दर्शाने के लिए लिखते हैं। इसमें आमतौर पर हम 00 का प्रयोग करते हैं, यानी जो 8 डिजिट तो वो हो गए थे 7 तो, और उससे पहले 3 डिजिट हो गए तो कितने तो हो गए थे 10 डिजिट। उसके बाद आता है ये 11वां और 12वां डिजिट होता है, यानी जो 2 जीरो है ये 11वां एक तो हो गया और एक 12वां डिजिट हो गया। इसके बाद हमने देखा EAN 13 चेक डिजिट के बारे में। ये अंतिम 13वां डिजिट होता है। अंतिम अंक एक गणना किया गया चेक डिजिट होता है जो बार कोड की सटीकता सुनिश्चित करता है। यानी जो चेक डिजिट होता है वो बार कोड के अंतिम डिजिट की सुनिश्चितता करता है। इसके बाद हमने देखा अतिरिक्त अंक के बारे में। ये कई बार बार कोड के साथ एक छोटा 2 अंकों वाला कोड भी जोड़ा जाता है जो पत्रिकाओं के अंक को दर्शाता है, यानी उनके नंबर इशू को दर्शाता है। इसके बाद हमने देखा रोड के बारे में। इसका पूरा नाम है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस स्कूलरी रिसोर्सेज। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2013 के अंदर और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर और यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद हमने देखा ये सेवा यूनेस्को के संचार और सूचना क्षेत्र के सहयोग से ISSN के इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रदान की जाती हैं, यानी जो यूनेस्को के संचार और सूचना क्षेत्र के सहयोग से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रदान की जाती हैं और ये दुनिया भर के ओपन एक्सेस पत्रिकाओं, रिपोजिटरीज और शोध संसाधनों की एक विश्वसनीय सूची प्रदान करता है। इसके बाद हमने देखा कि ISSN किन्हें प्रदान किया जाता है। तो ये जर्नल्स को प्रदान किया जाता है, मैगजीन्स को प्रदान किया जाता है, ये वेबसाइट्स को प्रदान किया जाता है, ये न्यूज़पेपर को प्रदान किया जाता है, ये एनुअल पब्लिकेशन को प्रदान किया जाता है और ये ब्लॉग्स को भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद हमने देखा यदि किसी प्रकाशन में ISSN और ISBN दोनों हो तो हमें दोनों लिखना चाहिए, यानी मुद्रित किया जाना चाहिए। इसके बाद हमने देखा ISO 3297 ISSN का लेटेस्ट एडिशन 7वां एडिशन है जो जून 2022 के अंदर आया था। तो यहाँ पर हमने ISSN के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।